शानदार है। 1 करोड़ घरों को ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है और इससे लगभग 300 यूनिट मुफ्त बिजली हासिल कर रहे हैं प्रति महीने। ये जो योजना है ये बहुत ही अच्छी है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत इच्छा शक्ति का हिस्सा है। और राम मंदिर अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी ये उसी के अनुरूप है और आगे इससे निम्नलिखित जो है फायदे हो सकते हैं। लगभग 15 से 18 हजार सालाना हर घर को फायदा मिलेगा फ्री सोलर इलेक्ट्रिसिटी से, मुफ्त सौर योजना से, और जो वितरण कंपनियां हैं उनको भी सरप्लस बिजली हासिल होगी। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं, उनकी चार्जिंग को लेकर के उद्यम के क्षेत्र में काफी नए मौके बन रहे हैं क्योंकि नए वेंडर इससे जुड़ रहे हैं जो कि सप्लाई और इसमें जो स्थापना की जा रही है वो इसमें जुड़ रहे हैं। जो युवा हैं जिनके पास ऐसा कौशल है जो कि इसके मेंटेनेंस से जुड़ सकते हैं, इंस्टॉलेशन से जुड़ सकते हैं, उनको फायदा मिल रहा है। मध्यम वर्ग को हम घर की योजना, मिडिल क्लास के जो भी योग्य लोग हैं, जो भी इसके लाभार्थी हो सकते हैं, हम चाहते हैं कि जो लोग भी किराए के मकान में रह रहे हैं या फिर झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं या फिर अनधिकृत कॉलोनीज में रहे हैं, वो लोग अपना मकान बनाएं या फिर खरीदें। ये हमारी योजना है। मेडिकल कॉलेजेस की अगर बात की जाए तो हमारे जो युवा हैं वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, बड़े पैमाने पर डॉक्टर बनना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो बेहतर करके अपने लोगों की सेवा कर सके। हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको बढ़ाया जाए, अपने संसाधनों का इस्तेमाल करें, अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं वो इसमें जुड़े। हम इसके लिए एक समिति का गठन कर रहे हैं ताकि जो भी चुनौतियां हैं, जो भी मुद्दे हैं, उनको हम दूर करके वो सही तरीके से उसके लिए वे सिफारिश कर सकें। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन, टीकाकरण, हम महिलाओं और बच्चों, खासतौर पर 9 से 14 साल की जो बच्चियां हैं उनको टीकाकरण की ओर आगे बढ़ेंगे ताकि सर्वाइकल कैंसर से उनको बचाया जा सके। मातृत्व और बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना, हम अलग अलग स्कीम ला रहे हैं जिसको एक विस्तृत योजना के तहत लाया जा रहा है ताकि सब में एक रूपता नजर आए। हम आंगनबाड़ी सेंटर को आगे बढ़ाएंगे, उनको अपग्रेड करेंगे ताकि और इसका 2.0 इसका जो वर्जन है वो लाएंगे ताकि जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान बेहतर तरीके से लिया जा सके। इम्यूनाइजेशन की अगर बात की जाए तो उसको हम बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की जाएगी और इसे बहुत ही तेजी से लागू किया जाएगा पूरे देश में। आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत जो हेल्थ केयर की स्कीम है उसको और बढ़ाया जाएगा। जो सभी आशा वर्कर हैं उनको आयुष्मान भारत के दायरे में लाया जाएगा। सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी इसमें लाया जाएगा, जितने भी सहायक हैं उसको भी इसके अंतर्गत लाया जाएगा। कृषि और विपणन की अगर बात की जाए तो कृषि क्षेत्र में हम किसानों की आय बढ़ाना चाहते हैं, इसकी लगातार इसके लिए कदम उठाया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को फायदा हुआ है और 10 लाख रोजगार के मौके भी बने हैं। प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, हम चाहते हैं कि जो छोटी फूड प्रोसेसिंग योजनाएं हैं, स्कीम है, उनको आगे बढ़ाया जाए ताकि 2.4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को इनके साथ जोड़ा जाए, उनको कर्ज दे करके उनको वित्त पोषण दिया जाए ताकि किसानों को जो खेती के बाद जो नुकसान होता है उसका वो नुकसान कम हो और उनकी उत्पादकता बढ़े। हम हर सेक्टर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्राइवेट और जनता की भागीदारी बढ़े ताकि किसानों को जो खेती के बाद जो गतिविधियां होती हैं उसमें फायदा हो, भंडारण अच्छे तरीके से हो सके, जो सप्लाई चेन है वो बेहतर हो, उनके उत्पादों की मार्केटिंग और ब्रांडिंग सही तरीके से हो सके। नैनो डीएपी यानी उर्वरक की अगर हम बात करें, हमने नैनो यूरिया की शुरुआत की थी और इसे सफलतापूर्वक लागू किया और हम नैनो डीएपी को हम का दायरा जो है वो अलग अलग उपज के लिए वो बढ़ाया जाएगा। आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स
हम अगर बात की जाए आत्मनिर्भर तिलहन की दिशा में हम बात करें तो 2022 में हमने कई कदम का ऐलान किया था। एक रणनीति का गठन किया जाएगा ताकि हम तिलहन के क्षेत्र में आगे हम बढ़ सके, जैसे कि सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी, इसके क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। इसके लिए हम अधिक उपज वाली जो वैरायटीज हैं वो हासिल करना चाहते हैं, आधुनिक तकनीक को, खेती को हासिल करना चाहते हैं, जो बाजार हैं उसको जोड़ना चाहते हैं, ताकि और साथ ही साथ जो उपज की बीमा है उसको इसमें लागू करना चाहते हैं। पशुपालन के लिए और डेयरी फार्मिंग के लिए, दुग्ध उत्पादकों के लिए हम फायदा लाने के लिए एक नई योजना हम लाना चाहते हैं। और फुट एंड माउथ डिजीज जो है, जो कि खुरहा जिसे कहते हैं, वो उसे खत्म करना चाहते हैं ताकि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बने। भारत अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है, लेकिन अगर बात की जाए जो जानवर हैं उनके मुकाबले हमारी उत्पादकता थोड़ी कम है। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुपालन मिशन, लाइव स्टॉक मिशन को हम चाहते हैं कि दुग्ध उत्पादन से जुड़े क्षेत्रों में आगे बढ़ें। मत्स्य संपदा, सरकार ने एक योजना की स्थापना की थी, एक अलग विभाग बनाया था। ये समझा था कि जो मत्स्य पालन है उससे मछुआरों को कितना फायदा हो सकता है, और इससे जो हमारे देश में मत्स्य पालन जो है वो फायदे का सौदा बना है। 2013-14 के मुकाबले लगातार जो समुद्र से उत्पाद मिलने की क्षमता है वो दुगना बढ़ी है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। हम चाहते हैं कि जल क्षेत्र से जुड़े हुए जो गतिविधियां हैं वो आगे बढ़े, वो 3 से 5 टन प्रति हेक्टेयर बढ़े। पहले ये 3 टन प्रति हेक्टेयर है, उसे बढ़ाएं। साथ ही साथ 1 लाख करोड़ रुपए का निर्यात हम करने में कामयाब हों और 5 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके हम निकट भविष्य में बना सकें। 5 समेकित एक्वा पार्क्स हम बनाए जाएंगे, जल से जुड़े हुए पार्क बनाए जाएंगे, बहुत जल्दी इनकी स्थापना की जाएगी। लखपति दीदी योजना, 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्व सहायता समूह बनाए गए हैं। इनसे 9 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं और इसकी वजह से जो ग्रामीण इलाके हैं वहां का सामाजिक आधार पूरी तरह से परिवर्तन हो रहा है। वो लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। माननीय स्पीकर महोदय, उनकी जो सफलता है उससे 1 करोड़ महिलाओं को मदद मिली है और वो लोग लखपति दीदी बनने में कामयाब रही हैं। They are an inspiration to others. और वो लोग दूसरों के लिए प्रेरणा है। उनकी जो क्षमताएं हैं वो बहुत शानदार हैं और हम उनकी उपलब्धियों को का सम्मान करना चाहते हैं और हमने इसके लिए लक्ष्य बढ़ाने का फैसला किया है। लखपति दीदी की जो योजना है वो 2 करोड़ से बढ़ाकर हम इसे 3 करोड़ ले जाने का लक्ष्य रख रहे हैं। लखपति दीदी योजना में 3 करोड़ महिलाओं को शामिल करने का लक्ष्य है। तकनीक के आधार पर जो बदलाव है, नए जमाने की जो तकनीक है और जो डेटा है, इससे लोगों की जिंदगी और कारोबार में बदलाव आ रहा है। इससे नई आर्थिक जो मौके हैं वो भी बन रहे हैं और इससे उच्च स्तरीय सेवाएं भी लोगों को मिल रही हैं और ये सब कुछ बहुत ही किफायती दर पर हो रहा है। और ऐसे लोगों को जो कि समाज के निचले तबके पर हैं उनको भी फायदा मिल रहा है। आर्थिक स्तर पर जो नीचे हैं उनको भी फायदा हो रहा है और वैश्विक स्तर पर हम जो है आगे बढ़ रहे हैं और हम नया नवाचार यानी नए तरीके से तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। रिसर्च और नवाचार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इससे विकास और रोजगार के मौके बन रहे हैं। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे और एक आगे बढ़ाया है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसमें जोड़ा है। और अगर इनोवेशन यानी नवाचार की बात की जाए तो वो आधार है विकास का। हमारे जो युवा हैं वो तकनीक के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी हैं। हमारे युवा जो तकनीक में माहिर हैं उनके लिए एक स्वर्णिम काल होगा, क्योंकि 1 लाख करोड़ रुपए की एक राशि वो स्थापित की जाएगी। इसमें 50 साल का
The corpus will provide long-term financing. ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा और इसके जरिए जो है लंबे समय के लिए उन्हें वित्त उपलब्ध कराया जाएगा, फाइनेंस उपलब्ध कराया जाएगा। ये जो राशि होगी ये लंबे समय के लिए उनको फंड उपलब्ध कराएगी और उनको दोबारा भी फंड उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें बहुत कम या फिर बिल्कुल ही निल शून्य ब्याज दर के जरिए होगा और इसके जरिए जो निजी क्षेत्र है उसको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और आने वाले दिनों में उदयमान अवसर बनेंगे उनके लिए। हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं की ताकत को तकनीक से जोड़ा जाए। एक नई स्कीम की स्थापना की जाएगी। हम रक्षा के क्षेत्र में तकनीक को बेहतर करना चाहते हैं और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना चाहते हैं। अगर हम आधारभूत ढांचे के बेहतर की बात की जाए तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय को हमने पिछले 4 साल में 3 गुना किया है और इसकी वजह से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है अर्थव्यवस्था में और इससे बहुत ज्यादा रोजगार के मौके बने हैं। और अगले साल के लिए अगर आवंटन की बात की जाए तो हम इसे और बढ़ा रहे हैं और 11.1% हम बढ़ा रहे हैं पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को, यानी 11,11,000 करोड़ 111 करोड़ से ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। ये 3.4% हमारी अर्थव्यवस्था का 3.4% होगा। रेलवे की अगर बात की जाए तो 3 रेलवे के जो कॉरिडोर प्रोग्राम हैं उनको 3 कॉरिडोर प्रोग्राम को लागू किया जाएगा। इसमें ऊर्जा, सीमेंट और कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा, पोर्ट कॉरिडोर को भी जोड़ा जाएगा। इसके अलावा हाई डेंसिटी ट्रैफिक कॉरिडोर को भी जोड़ा जाएगा। इन सबको पीएम गति शक्ति योजना के तहत आगे बढ़ाया जाएगा ताकि बहुउद्देशीय बहुआयामी जो है कनेक्टिविटी यानी संपर्क बढ़ सके। इससे लागत घटेगी और ट्रैफिक भी कम होगा और जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है उन कॉरिडोर्स में जो हमें जो स्पीड है वो बढ़ाने को मौके मिलेंगे और साथ ही साथ जो यात्री हैं उनकी सुरक्षा भी बेहतर हो पाएगी और जो कंजेशन यानी ट्रैफिक ज्यादा है वो कम होगा। इन तीनों योजनाओं को बिल्कुल हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से बढ़ाएंगे और जो लागत का हमारा खर्च है वो काफी कम होगा। 40,000 नॉर्मल रेल बोगीज 40,000 सामान्य रेल बोगियों को बदला जाएगा, वंदे भारत के स्तर पर ले जाया जाएगा। टू एनहांस सेफ्टी हम सुरक्षा को बढ़ाना चाहते हैं एंड कंफर्ट और चाहते हैं कि जो यात्री हैं उनकी सुविधा बढ़े, उनकी सुरक्षा बढ़े। और अगर बात की जाए उड्डयन क्षेत्र की तो पिछले 10 सालों में हमारे उड्डयन क्षेत्र में यानी हवाई क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। एयरपोर्ट की संख्या 49 तक पहुंच गई है। हमने जो वायु संपर्क है उनको टियर 2 और टियर 3 स्कीम तक भी आगे बढ़ाया है। इन सबको उड़ान स्कीम के अंतर्गत बढ़ाया गया है। 517 नए रूट्स की स्थापना की गई है और इसमें 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा जो यात्री हैं वो सफर कर रहे हैं। जो भारतीय कैरियर्स हैं यानी भारतीय कंपनियां हैं वो बहुत ही सतर्क रहकर और बहुत तेजी से उन्होंने काम किया है। 1000 नए विमान उन्होंने खरीदे हैं और ये जो विस्तार हो रहा है हमने जो मौजूदा हमारे एयरपोर्ट हैं उनका हम विस्तार कर रहे हैं और साथ ही साथ नए एयरपोर्ट की स्थापना की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मेट्रो और नमो भारत की अगर बात की जाए तो हमारा जो मिडिल क्लास है यानी मध्यम वर्ग है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मेट्रो रेल और नमो भारत जो है वो इसमें बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं और इस पूरी योजना को हम आगे बढ़ाएंगे और खासतौर पर जो मास पर ग्रीन एनर्जी लोगों को हम परिवहन के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में हम कार्बन को शून्य जीरो एनर्जी की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने और चाहते हैं कि ऊर्जा हासिल करने के जो गैर परंपरागत तरीके हैं उसके जरिए 1 गीगावाट से ज्यादा हम ऊर्जा हासिल कर सकें। अगर कोयले की बात की जाए तो हम 100 मीट्रिक टन
की क्षमता का जो स्थापना है वो हम करेंगे 2030 तक। अगर हम बात की जाए नेचुरल गैस के आयात और अमोनिया की बात करें तो हमने कंप्रेस्ड बायोगैस की का जो मिश्रण है वो सुनिश्चित किया है। हम चाहते हैं कि चाहे घरेलू मौका हो या फिर जो परिवहन के लिए इस्तेमाल है वो ठीक से किया जा सके। हम चाहते हैं कि जो बायोमास है वो सही तरीके से हासिल कर सके। उसके